नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि 60 साल की आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों ने सहमति से पेंशन लेने से मना किया। उनकी 40,000 संख्या है। देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1 जनवरी 2024 से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की घोषणा की हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के जरिए बताया कि मुझे आज प्रदेश के उन वरिष्ठ नागरिकों से बात करने का अवसर मिला है जिन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का पात्र होते हुए भी उसे लेने से इनकार कर दिया है, ताकि उस पैसे का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपके त्याग से जिस धन की बचत हुई है उसे अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद पर खर्च किया जाएगा। लेकिन आज थोड़ा अलग हट करके ऐसे बंधुओं से, ऐसे अपने भाई बहनों से बात कर रहा हूं जो किसी एक लाभ लेने के पात्र तो हैं, लेकिन त्याग भावना से, समर्पण भावना से उन्होंने उस लाभ को लेने से एक प्रकार से त्याग दिखाया है और ये कहा है कि इस पैसे का उपयोग समाज हित में कहीं भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे बुजुर्ग भाई बहन जो 60 वर्ष के हो गए हैं, पेंशन लेने के हकदार हैं और हमने जैसी अपनी योजना से सब लोगों को उनके घर जाकर अपने सरकारी किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भेज करके पूछवाया कि आप ये ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं तो इस पत्र पर हस्ताक्षर करिए। लेकिन आपको जानकारी पहले से होगी ही, क्योंकि आप उसी श्रेणी से संबंध रखते हैं। लगभग प्रदेश में 40,000 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना काम अपने आप चला लेंगे, व्यवस्था हमारे पास है, इसलिए हम इस पैसे को नहीं लेना चाहते। जैसे अभी हम जानते हैं कि 2750 रुपया प्रति मास ऐसे बुजुर्ग भाइयों बहनों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष के ऊपर होती है और जिनकी पति पत्नी की आय 3 लाख रुपया या इससे कम होती है। और जैसा अगले महीने से अर्थात जनवरी से ये राशि 2750 के बजाय और 3,000 रुपया महीना होने वाली है। लेकिन हमने एक त्याग का, समर्पण का भाव दिखा करके समाज की सेवा का ध्यान रखते हुए और इस पैसे का जो है सरकार के ऊपर कोई एक्सचेकर के ऊपर वजन न पड़े, तो ये हमने अपना त्याग भाव दिखाया है। तो इस नाते से ये जो काम हमने किया है बहुत ही सराहना योग्य है और हम लोग इसके बधाई के पात्र हैं। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों से बात करते हुए बहुत संतोष मुझे हो रहा है कि त्याग और समर्पण का भाव इस आयु में आकर के विशेष लोगों में ही होता है। तो आप लोगों ने ये जो काम करके दिखाया है, मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नागरिकों के लिए घोषणा करते हुए बताया कि 60 साल की आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों ने सहमति से पेंशन लेने से मना किया। उनकी संख्या 40,000 है। इस नाते से साल का लगभग 100 करोड़ रुपए बनता है। उन्होंने कहा कि सेवा के भाव से इस बची हुई राशि को 22 जिलों में बनने वाले वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सेवा आश्रमों में 100 करोड़ रुपए की राशि का बजट सैंक्शन किया जाता है।
ताकि उनके भवन बन सके और देखभाल के लिए व्यवस्था हो सके। सरकार की ओर से इस काम को शुरू भी कर दिया गया है। रेवाड़ी में एक ऐसा आश्रम खोला जा चुका है, करनाल में निर्माणाधीन है और अन्य 14 जिलों में इसके लिए भूमि भी और ले ली गई है। आज मुझे एक और मन में जो विचार आता है आपके सामने रखता हूं कि जैसे 40,000 लोग आप लोगों ने इस पेंशन का त्याग किया है, 3,000 रुपया जैसा अगले महीने से शुरू हो जाएगी, अगर हिसाब लगाते हैं तो प्रति मास 12 करोड़ रुपया ये बनता है, साल में लगभग 100 करोड़ रुपया बनता है। तो मैंने एक योजना अपने मन में सोची है जिसकी घोषणा करता हूं कि हम ये इस वर्ष का 100 करोड़ रुपया ये जो सेवाश्रम बनेंगे, इन सेवाश्रम को बनाने के लिए सभी 22 जिलों में इसका एक बजट ये सैंक्शन कर रहे हैं ताकि उनके भवन बन सके, उनकी देखभाल के लिए ये व्यवस्था हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन को पीपीपी के माध्यम से प्रोएक्टिव मोड में करने के बाद 60 साल की आयु के पात्र लोगों से उनकी पेंशन शुरू करने के लिए संपर्क किया गया, जिसमें से अब तक 40,000 वरिष्ठ नागरिकों ने ये पेंशन लेने से मना कर दिया है, जो सेवा एवं त्याग की भावना को दर्शाता है। उन्होंने संवाद करते हुए कहा कि इस समय प्रदेश में प्रति मास 2,750 रुपए की दर से प्रति माह पेंशन दी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पतालों में सीनियर सिटीजन कॉर्नर बनाए गए हैं। बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल जाते हैं, लेकिन आमतौर पर अस्पतालों में भीड़ रहती है और बुजुर्ग को लाइन में लगकर पर्ची बनवाना और कई तरह के काम करवाने में बहुत मुश्किल होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा नशे की आदत में आते जा रहे हैं। एक विषय मुझे और अंत में ध्यान में आता है कि आखिर जैसे कोई बुजुर्ग होता है, परिवार की भी चिंता करता है, परिवार में सदस्य होते हैं, युवा भी होते हैं, तो हमारे युवा वो कैसे उन्नति करें, तरक्की करें, कैसे आगे बढ़े, ये हर बुजुर्ग की इच्छा होती है। एक चिंता का विषय इस समय जो हरियाणा में देखने को मिल रहा है कि हमारे कुछ युवा वो गलत आदत के कारण से कहीं ना कहीं संगति उनकी गलत हो जाती है, तो नशे के आदी होते जा रहे हैं और नशे के आदी होने से अपना जीवन तो खराब करते ही हैं, परिवार का जीवन भी खराब होता है, समाज में भी विकृति पैदा होती है। तो हम ऐसे नशे को यानी नशा न करे हमारा युवा, इस ओर भी कुछ न कुछ जरूर विचार करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, क्योंकि नशा सप्लाई करने वाले उनके खिलाफ सख्ती करना ये तो सरकार का काम है, लेकिन जन जागरण करना, जो नशे का सेवन करता है, जो इस प्रकार के ड्रग्स आदि लेता है, उसका जन जागरण ये समाज में सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। हम चूंकि पूरे जीवन में बहुत अनुभव ले चुके हैं, हमारे तजुर्बे अधिक हैं, तो इस तजुर्बे का और अनुभव का लाभ हम इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जरूर हमको करना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान बताया कि बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए इस वित्त वर्ष के बजट में 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की थी और परिवार पहचान पत्र के डेटा से पता चला है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3,30,000 बुजुर्ग हैं। इनमें से 3600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना में इन बुजुर्गों के कुशल क्षेम जानने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, संपत्ति की सुरक्षा अथवा किसी अन्य मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उसकी मदद की जाएगी। ऐसा जानते हैं कि अभी कुल जो संख्या अपने प्रदेश में लगभग ऐसी है कि जो 30 लाख के आसपास लोग ये बुजुर्ग पेंशन ये लेते हैं और एक बड़ी राशि इसके ऊपर खर्च होती है, 6,800 करोड़ रुपया वर्ष का, और इस राशि के नाते से ये जाता है। समाज सेवा के लिए जितना हमें करना होता है हम जरूर करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन आपके इस त्याग के कारण से एक संदेश जरूर सबको मिलेगा कि आखिर त्याग के नाते से हम ऐसे लोगों को भी राशि दे सकते हैं जिनकी जो है आवश्यकता ज्यादा होती है। हमारी 60 वर्ष की ऊपर की आयु, वास्तव में बहुत लोग स्वस्थ होते हैं, अपने काम को अपने आप चला लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंधु भी होते हैं जिनको कोई शारीरिक तौर पर कई बार कष्ट हो जाता है, आयु का प्रभाव होता है, अपना काम स्वयं वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों की सहायता ये भरपूर होनी चाहिए, तो उस नाते से भी हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं।
जैसा हमने हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंट्स के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके जिम्मे जब लगाया कि प्रदेश में ऐसे लोग जिनकी आय 60 वर्ष से ऊपर है उनकी देखभाल करें, तो सारथी योजना ये हमने एक बनाई है। प्रहरी योजना, सारथी योजना नहीं है, प्रहरी योजना। तो इस प्रहरी योजना के अंतर्गत उनके जिम्मे लगाया है कि ऐसे सब परिवारों के घरों में वो जाएं, और विशेष तौर पर जिनकी आयु 80 वर्ष या इससे ऊपर हो गई है, 80 वर्ष से ऊपर के आयु के ऐसे लगभग 3,30,000 बुजुर्ग हरियाणा प्रांत में हैं। और एक और बड़ी जो चिंता की बात यह भी है कि उसमें से लगभग 1% से ऊपर 3600 लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं। उनके परिवार के अंदर इस प्रकार की सहायता करने वाला व्यक्ति या तो होगा नहीं, या किसी कारण से उनकी देखभाल करने में हिचकिचाते होंगे, वो अकेले रहते हैं। अकेले रहने में कितनी असुविधा होती होगी, हमने भी ये विचार करके और ऐसे 3600 लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई है। सेवा आश्रम इस नाते से बनाया जाए तो वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, इस योजना को बनाने का हमने आह्वान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सेवा आश्रमों में करेगी। रेवाड़ी में एक ऐसा आश्रम खोला जा चुका है और एक करनाल में निर्माणाधीन है। इसके अलावा 14 जिलों में इनके लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक की सेवा के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से पानीपत, अंबाला और पंचकुला में ओल्ड एज होम चलाए जा रहे हैं। कुछ जिलों के अंदर अभी ओल्ड एज होम रेड क्रॉस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे पानीपत है, अंबाला है, पंचकुला है। ये रेड क्रॉस भी ओल्ड एज होम अच्छी प्रकार से चला रहे हैं। कुछ जगह पर तो मेरा जाना भी हुआ है, इनकी अच्छा व्यवस्था वहां देखभाल होती है। ओल्ड एज होम मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का ये अलग से चलता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए इनकी संख्या और बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कई जगह पर डे केयर सेंटर भी चलते हैं, अर्थात सुबह से लेकर सायकाल तक बुजुर्ग वहां जाके बैठते हैं, अपने ठीक से समय को पास करते हैं। उनको अध्ययन करने के लिए पुस्तकें आदि, अखबार आदि भी मिलता है, और वहां उनके लिए चिकित्सा के नाते से भी एक डॉक्टर भी कभी कभी वहां पहुंचता है, ताकि उनके शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षण जो है वो हो सके। तो ऐसे 13 जिलों के अंदर इस प्रकार का भी एक काम चल रहा है। तो मैं आज एक योजना के अंतर्गत आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसे जो बुजुर्ग जिनका शरीर साथ देता है, जो कुछ समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो ये जो पुलिस द्वारा शुरू की गई रिटायर्ड कर्मचारियों के द्वारा योजना है, जिसको हमने प्रहरी योजना कहा है, हम लोग भी इसमें साथ जुड़ सकते हैं। और प्रहरी योजना में जुड़ने के लिए आपके मन में एक जिसको कहना चाहिए उत्साह निश्चित रूप से होगा ही। आपके मन की अगर योजना इसमें शामिल होने की है, तो आपने बहुत एक साधारण से तरीके से इसके साथ जुड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस की हमारी जो सेवा सर्विस 112 है, 112 है। आप 112 के ऊपर केवल डायल करना है, उनसे बताना है कि मैं प्रहरी योजना से जुड़ना चाहता हूं। आपको एक वहां निश्चित व्यक्ति जो प्रहरी योजना का इंचार्ज होगा उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। आप अपनी बातचीत उनके सामने रख सकते हैं और आपका नाम दर्ज करेंगे। स्थानीय तौर पर आपको संपर्क किया जाएगा। फिर हम इन 80 वर्ष से ऊपर के लोगों की सेवा के लिए अथवा ऐसे अन्य लोगों के लिए जिनको सहायता की आवश्यकता है, उस सहायता के लिए भी हम जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये सामाजिक कार्य है, समाज का कार्य है। सरकार तो इसको करेगी ही, लेकिन समाज के लोग जितने आगे आएंगे उसमें निश्चित रूप से हमारा सबका लाभ होगा। अंत में मैं आप सब लोगों के लिए सद्भावना भी चाहता हूं और आपकी जीवन सुखी आपका जीवन रहे, इस नाते से मैं प्रभु से कामना करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी प्रहरी योजना से जुड़ना चाहता है तो वे डायल 112 पर कॉल करके जुड़ सकता है। इस अवसर पर विधायक हरविंद्र कल्याण समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला परिषदों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ जिला स्तर पर परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। तो वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में चल रहे कार्यों में किसी भी तरह की देरी को दूर करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास सुनिश्चित किए जाएं।
हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की जा रही हैं, ताकि हरियाणा में रहने वाले नागरिक सुखी जीवन जी सकें। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को जिला परिषदों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ जिला स्तर पर परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की, जहां मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए बताया कि सड़कों की दक्षता और रखरखाव बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने HSAMB यानी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सड़कों की रखरखाव जिम्मेदारी संबंधित जिला परिषदों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य वार्षिक मरम्मत और विशेष मरम्मत की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारियों को जिला परिषदों में परियोजनाओं के लिए समर्पित इंजीनियरिंग विंग स्थापित करें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि काम प्रभावित नहीं होगा। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण खेल स्टेडियम, चौपाल, सामुदायिक केंद्र, स्ट्रीट लाइट, इंडोर जिम, ई लाइब्रेरी और स्वास्थ्य केंद्र सहित जिला परिषदों के तहत जिलों के भीतर चल रही परियोजनाओं की प्रगति का व्यापक मूल्यांकन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित जिलों में परियोजनाओं की प्रगति को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए जिला परिषदों के अध्यक्षों और CEO के बीच कुशल समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे कार्यों में किसी भी देरी को दूर करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को छोटे गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची फिरनियों की मरम्मत और उन्हें पक्का करने का निर्देश दिया और बैठक में बताया कि ग्राम पंचायतों में उनकी जनसंख्या के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत 1000 अतिरिक्त ई लाइब्रेरी स्थापित करने का प्रस्ताव है और मौजूदा भवनों के साथ ग्राम पंचायतों में ई लाइब्रेरी और इंडोर जिम की स्थापना वर्तमान में चल रही है। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव V उमाशंकर और अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं पंचायत अनिल मलिक समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं गुरु पर्व को लेकर देश भर में नगर कीर्तन निकाले जा रहे हैं। दरअसल गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे, जिनके जन्मदिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस कड़ी में करनाल में नगर कीर्तन निकाला गया, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेका और आशीर्वाद लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक कृपाण भेंट के रूप में दी गई। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि ये खुशी की बात है कि गुरु पर्व पर नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। समाज को मेरी और सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। चलिए सुनते हैं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर क्या कहा। बहुत ही आज खुशी दी गल है कि श्री गुरु नानक देव जी की आज इस गुरपुरब से जी यात्रा निकल रही है। मैं पूरे समाज नूं अपने वालों अपनी सरकार दी वालों बहुत बहुत बधाइयां देना है और बहुत शुभकामना करना और उम्मीद रखना है कि बाबा जी की कृपा सब ते बनी रहे, सारे लोग खुशहाल हो। गुरु नानक देव जी की सिक्ख्यावां ते सारे समाज नूं चलना चाहिए, किरत करना, मन छकना और ये जिहड़े उन्होंने उपदेश दिते हैं ये अपने आप में जनता नूं सुख पहुंचाउण वास्ते ये गल्लां सब नूं अडॉप्ट करनियां चाहिए, ये मेरी उम्मीद है। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा के चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। इसका सही जवाब है सी, साल 1947। ठेरो जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता ही करनाल से लोकेश कुमार। लोकेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। और अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं
और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी हैं हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है और इनका नाम है दीपक सारसर, जो कि हिसार से जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर काबिज हैं। देखिए। जो हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई है विकलांगता पेंशन, उसके बारे में बताना चाहूँगी। विकलांगता जो पेंशन है वो 60% से 100% तक बनाई जाती है। इसमें ये भी हमारी एक प्रोएक्टिव स्कीम है जो हरियाणा सरकार ने बहुत ही अच्छी सरलता से स्कीम बना दी है। पहले ये मैनुअल बनाई जाती थी, उसमें पब्लिक को बड़े चक्कर काटने पड़ते थे। अब फैमिली आईडी जो होती है बेनिफिशियरी की है, फैमिली आईडी से डाटा उठता है और डाटा उठा के जैसे क्रीड वाले लेते हैं, क्रीड से वो डाटा पुश होके समाज कल्याण विभाग में आता है। जो हमारे ब्लॉक के कर्मचारी हैं वो डाटा इनका मिलान करते हैं डोर टू डोर जाके, और जैसे डाटा इनका मिल जाता है, जैसे 60% इनकी विकलांगता भी उसमें हैंडीकैप्ड शो होता है और 60% से ज़्यादा भी, तो उनको हम 2750 रुपये, हरियाणा सरकार द्वारा 2750 रुपये का प्रावधान होता है। और ऐसे ही हमारी एक बुढ़ापा पेंशन है, जो बुढ़ापा पेंशन और विकलांगता पेंशन है, ये दोनों ही प्रोएक्टिव के थ्रू है। प्रोएक्टिव में ये है कि भी ऑनलाइन इनकी अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने बहुत ही अच्छी स्कीम चला रखी है। भाई इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी भाई सभी भाई बहनों से जो इस समस्या का भी, जैसे जो भी हैंडीकैप्ड हैं, और सरकार ने बड़ी अच्छी होकर रखी भी, वो किसी पे डिपेंड ना हो, वो अपना भाई उससे कुछ काम चला सके, किसी पे डिपेंड ना हो। इसलिए मैं सबको कहूँगी कि भाई इस पेंशन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। विकलांग पेंशन 18 से जो अबो है उनको 2750 रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है, और जो 18 साल से नीचे हैं जन्म से ही, उनको जो मेंटली रिटायर्ड है उनका मैं पेंशन का थोड़ा सा आपको प्रोसेस बताऊंगी। ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, सीएससी किसी भी सीएससी सेंटर पे जाके बेनिफिशियरी उसको अप्लाई कर सकता है। उसको हरियाणा सरकार की तरफ से 1900 रुपये का प्रावधान है। और अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। चलिए जानते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। सोलर इन्वर्टर चार्जर योजना का लाभार्थी कौन है? ए किसान, बी गरीब परिवार, सी उद्यमी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।